स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास, वरना टाइम कम बचता है फिर हमारे पास पढ़ने के लिए। गुरमीत ने तो अभी ज्वाइन किया था। ज्वाइन करके लीव कर दिया था मैंने, 2 बार इनवाइट कर लिया एंड आयुष्मान ऑल्सो आई इनवाइटेड एंड फिर उसने लीव कर दिया। प्रियांशी आई नहीं है अभी तक, सो अब मुझे लग रहा है कि मुझे कॉल ही करना पड़ेंगे। यस अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये एक दिन आयु पैक का टेस्ट लेना। हाँ आयु पैक का खुशी हैज टोल्ड मी क्वेश्चन नंबर 5। अब बाकी के जब अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे देन आई विल बी डिस्कसिंग दैट, या फिर आई विल सेंड द सॉल्यूशन। अब देखो what happened to my mouse. Yes, now listen all of you, whatever the topics which I am discussing from today onwards, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिस भी रजिस्टर में लिख रहे हो उस रजिस्टर को अपना सेफली रखना अप टू 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये काम में आएंगे आपके सब इन द क्लास 12th आल्सो। ओके Okay, ma'am. so in the previous class beta we was discussing about the fission of a covalent bond। अब फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड के केस के अंदर क्या हो गया, फिजन मींस व्हाट कि आपका जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। Then we discussed that when it is going to break down, it can be break down into the two forms, that is your homolytic and heterolytic। होमोलिटिक के अंदर we discussed कि जब भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड is going to break down, at that time each atom is going to take away one electron of the shared pair। जैसे कि आपका A है और एक B है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो whenever the bond is going to break, तो it is going to break in a manner। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, कि ये एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ आ जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन बी के साथ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल एंड दीज फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब एक बात को समझना, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब ये होता है कि आपने जब भी कोई रिएक्शन कराई तो स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट हुआ और एंड में आपके पास प्रोडक्ट हुआ, बीच में जो चीज बनी उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं एंड दीज फ्री रेडिकल्स आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। Another thing that day I told you that whenever a homolytic fission is going to take place, तो इसको होने के लिए we require the presence of peroxide or UV light or heat or a electricity, ताकि आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इनिशिएट हो सके। Another thing, देखो when we was discussing about the, हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, तो कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। so that day I was discussing about the factors favoring homolytic fission। So what all are going to be the factors which are going to favor the homolytic fission? First thing, ये वाला जो bond है, it is going to break down in such a manner कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ जाए। ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब दोनों एटम्स के बीच में जीरो और वेरी वेरी स्मॉल
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे आपने ए और बी लिया तो इन दोनों के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तभी इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला। No, ma'am. Please repeat नो again. मैम। ओके बेटा सुनो, अब मेरे पास एक कंपाउंड है HCl। ओके, HCl कैसे बना? H bond Cl. Now when I am going to break the bond, so chlorine is a electronegative atom. This you remembered कि chlorine is electronegative atom. Yes. Yes. So Yes, ma'am. because because it is electronegative atom, तो what is it is going to do कि यहाँ पे the bond which was formed by the sharing of the electrons, because it is electronegative, so it is going to try to pull the electron, because of which it will have the delta negative charge. Because it is going to have the negative charge, due to which hydrogen will have the positive charge. अब क्या होगा? When you want to break this bond, तो what is going to happen? Because it is electronegative in nature, तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ही पुल करेगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। ओके, बट से सपोज इफ यू आर हैविंग अ H2 HH बॉन्ड, अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। यस, इजंट इट? दोनों की जो स्ट्रेंथ है इट इज गोइंग टू बी इक्वल। So when the bond is going to be broken down, what is going to happen? कि because their strengths are equal, their electrons will distribute equally. This means that the electronegativity difference can be the zero or it can be very, very small. Is that clear? यस मैम। मैम HCl वाला आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा ना फिर? यस बेटा, HCl वाला आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, हम ये कहेंगे कि इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग अ आयोनिक कैरेक्टर। ओके, Okay, ma'am. this point is clear to everyone. Another factor which is going to favor the homolytic fission is there should be a presence of a, or you can say preferably there should be a gaseous phase. And third factor, there should be a, ये HCl वाला एग्जाम्पल नोट करना है। नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। There should be a presence of non-polar solvent. For example, CS2, CCl4. ये तीन factors are there which favors the homolytic fission. Now homolytic fission is clear to everyone? हमें नीचे के दो समझ में नहीं आए। क्या होता है कि अगर आपका जो भी रिएक्शन हो रहा है वो गैसियस फेज के अंदर है, मींस योर प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन अ गैस फेज, देन इट इज गोइंग टू फेवर द होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन होगा मींस फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। या फिर आपके रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो भी आपका होमोलिटिक फिजन होगा। ये सपोर्ट करते हैं योर होमोलिटिक फिजन को। मैम मींस प्रोडक्ट गैस फॉर्म में और प्रोडक्ट में नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट में नहीं बेटा, लाइक व्हेन वी राइट डाउन अ रिएक्शन, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना रिएक्शन ए बी ए डॉट बी डॉट, तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट। ओके मैम। ओके, गॉट इट?
This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. Now, the second type of fission is गैसियस फेज समझ में नहीं आया. गैसियस फेज का मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट हो. मतलब हम सॉलिड किसी का भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे गैस की फॉर्म में ही आएगा. हाँ, वो चीज गैस की फॉर्म में हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो गए ना. तो HCl आपका, मान लो HCl अगर हमने लिया, HCl अगर गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है टू टेक प्लेस अ होमोलिटिक फिजन. क्यों पॉसिबिलिटी है? ओके क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं. ओके. नाउ the second type of the fission is your heterolytic fission. Heterolytic fission को we also called as a unsymmetrical fission. अब why we called it as a unsymmetrical, or what is the concept of the heterolytic fission over here? Say suppose again we are having the A and B, two components over here. Now when, and it is having the shared electrons present over here. Now when the bond is going to present over here, the bond will break in such a manner that both shared pair of electrons goes with any one atom. जब आपका बॉन्ड टूटेगा तो जो आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही एटम के पास जाएंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे. अब when all the shared pair electrons gone with the one atom means कि उस एटम ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन. when it has gain a electron तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज विल कम? माइनस. और जिसने लूज कर दिए पॉजिटिव चार्ज विल कम. नाउ चार्जेस मींस कि यहाँ पे व्हाट इज द डेवलपमेंट? आयन फॉर्म में आएगा तो आ जाएगा यस, यहाँ पे आयन फॉर्म में आ जाएगा. मींस दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द cation and anion. Now when there is a cation, this is called as a cation. Plus charge means cation. So you are going to call it as a, that there is a formation of a carbocation. When there is a formation of negative charge means anion, so you are going to call it as a carboanion. This point is clear? Yes, ma'am. For example, I have taken the CH3Br. Okay. अब ये CH3Br when I have taken, what has happened? That Br is what? It is belonging to the halogen family, or you can say that it is electronegative in the nature. When we say it is electronegative in nature, so what it is going to do? It is going to attract the shared pair electron towards it. When it is going to attract the shared pair of electron towards it and bond will break, so what will happen? Your CH3 will have the positive charge and your Br will have the negative charge. So you are going to say that there is the formation of a carbocation. Carbocation क्यों बनाए? Because there is a presence of a carbon. Because of the presence of the carbon, you are going to say carbocation. Got this point? ब्रोमीन बोरॉन की जगह पर क्या लिखेंगे?
boron की जगह you are not going to write anything. Boron is present as a anion only. इसके साथ कार्बन नहीं है, इसलिए you are not going to say it a carbo anion. अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता तो you would have said कार्बो anion की फॉर्मेशन हुई है. Either of the two gets formed in a reaction. दोनों में से कोई एक ही बनता है एक बारी में जब भी रिएक्शन होती है. Okay? This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैम what? हाँ बेटा. मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्म हुआ है एक टाइम पे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पता लग जाता है. And we will do few mechanisms. So after means after doing the mechanism you will understand कि कैसे पता लगेगा. Okay? ओके मैम. अभी this is the A of your organic chemistry. Mechanisms का. Now similarly over here also we are going to have the factors favoring. मैम इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है? वही बता रही हूँ ना मैं. Factors favoring heterolytic fission. What are the factors which are going to support the heterolytic fission? Your factor one is what? That whenever this heterolytic fission requires to take place, the electronegativity difference is greater. जैसे आपने यहाँ पे देखा, this is electronegative atom and carbon is not electronegative atom, it is electropositive. तो इन दोनों के बीच में the difference is more. जैसे मैंने I gave you the HCl example, so it is electronegative and it is not electronegative. So the difference between is more, because of which the one atom which is electronegative in the nature attracts electrons towards it. Second, whenever the such type of reaction takes place, it gives rise to the carbocation or the carboanion. Another thing, because here is the formation of ions, therefore mechanism is going to be the ionic in the nature. Okay. Third thing, in the homolytic you studied कि वहां पे non-polar solvent should be present. Here, if a polar solvent is present, then it is going to facilitate the heterolytic cleavage. इसके अंदर कोई कंडीशन जरूरी होती है? नहीं, कंडीशन एज सच नहीं है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट क्या बोला था, अगर प्रेजेंट होगा तो? If polar solvent will be present, then it will facilitate heterolytic fission. अब यहाँ पे write down one point, putting a note. जैसे भी आप important, हेटेरियोलिटिक में? हाँ heterolytic में. ओके, डाउन साइड एक नोट करके या जैसे भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो, राइट डाउन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एनर्जी required for heterolytic is always greater than
homolytic due to electrostatic force of attraction between ions. Because in the case of heterolytic fission, we are having the positive and negative charges, therefore electrostatic force of attraction will be more, so energy requirement will be more in the case of heterolytic fissions. Got this point? Yes, ma'am. नाउ ये जो दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर द मेन कॉन्सेप्ट्स इज व्हाट, वन इज द फ्री रेडिकल and another is the ionic. Now whenever we are going to study any chemical reaction in the case of the organic chemistry, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी XYZ, whether the class 11th 12th or your what you say 11th 12th or higher classes also, even in the higher classes also, कोई भी reaction होगी, they are going to follow either of the two mechanism का नाम क्या हो जाएगा, free radical और your ionic mechanism, that is your carbocation or carboanion. Got this point? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. एक छोटा सा टॉपिक टुडे आई विल गिव यू टू स्टडी. इसको ध्यान से समझना पहले. जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स टू टेक प्लेस, व्हेनेवर एनी ऑर्गेनिक, हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो डू नॉट इंटरमिक्स इट विद द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस. व्हेनेवर एनी रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो कोई अटैकिंग एजेंट्स होते हैं, कोई आके अटैक करता है. दैट अटैकिंग एजेंट्स आल्सो हैव द नेचर. We have the two types of the attacking agents. Your topic will be nature of attacking agents. One is electrophile. Okay, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो प्लस फाइल्स. इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब हो गया अट्रैक्टिंग. ओके, अब these electrophiles हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी agent is going to called as a electrophile if they are going to attract the electrons. Means your electrophiles are what, that they are going to attract the electrons. अब electrons कौन attract करेगा, who is going to attract the electrons? Who is going to attract the electrons? Electronegative elements. मीन्स आप लाइक देखो, हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती. Isn't it? We study more and more that particular subject जिसमें हमारे मार्क्स कम आते हैं. और if you look a general trend, तो human race में we move towards that thing only जो हमारे पास नहीं है. So इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मीन्स, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
species. Okay, these are going to be the electron deficient species. अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो you can say they are going. कार्बोकैटायन हाँ, ऐसे मत कंफ्यूज हो, अभी कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन से कंफ्यूज मत हो, पहले इसको पूरा पढ़ लो एक बारी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. दूसरी डेफिनेशन यू कैन कॉल देम एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. नाउ व्हाई दे want to accept the electrons? They want to accept the electrons because they want to form a covalent bond. Okay, now these electrophiles further they can be categorized into two different categories. Ye points are not given in the NCERT, so please keep on noting these points. Charged electrophiles. चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में ही है ना. हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स में ही है. चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का मीनिंग व्हाट इज देयर? दैट these species are going to have the charge. Positive charged species in which central atom has incomplete octet. What is the meaning of incomplete octet, beta? मैम उनके ऑक्टेट में टोटल मैम, 8 आप- इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. Yes. अब देखो, जितने भी इसका मतलब प्लस चार्ज वाले हो गए, they all are going to be the charged electrophiles. Means those who are going to have the tendency to accept the electrons, जो भी electrons accept कर सकता है, they all are going to be the your charged electrophiles. So what will be their example? H plus. Yes beta. Tell beta. मैम आपने अभी बोला कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे वो चार्ज में आती है. आपने इसमें पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है. पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिखा हुआ है बेटा, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो दूसरे से चाहेंगे कि उनके पास इलेक्ट्रॉन आए. इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है? दे आर नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब वी हैव स्टडीड के 8 इलेक्ट्रॉन्स एवरीवन वांट्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एवरीवन वांट्स. अब ऑक्टेट पूरा कैसे होगा? व्हेन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे. तो इसमें एक कैटेगरी आई चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. भाई जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन. प्लस चार्ज का मतलब होता है ना कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, मैम फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज वाले भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं. यस, जितने भी लुईस एसिड्स हैं, ऑल द लुईस एसिड्स आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. जैसे आई एम राइटिंग ओवर हियर एग्जांपल्स, मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिख रही हूँ. फॉर एग्जांपल NO प्लस, H3O प्लस, SO3H, इसके ऊपर प्लस का साइन है. ओके, all the cations are charged electrophiles. N Okay, ma'am. plus OO. अब यहाँ पे भी put one note,
लाइक खुशी टोल्ड मी कि मैम इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं वो सब चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। तो देखो, नोट इज व्हाट, all cations are charged electrophiles except cations of group 1A, group 2 and 2A elements. Besides this, Al3 plus and NH4 plus. The reason for this, कि क्या रीजन है that they are आपने not, AE3+ लिखा है, क्या बेटा? AE पे कितने प्लस लगाए हैं? 3+. ओके मैम। ओके, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि इन लोगों को वी आर नॉट कंसिडरिंग एज द चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स. लाइक इन द केस ऑफ NH4 plus, it cannot gain electrons due to unavailability of vacant d orbitals. ये हम लोगों ने फिजिकल वो सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. एवरीवन? डॉर्थी, आयुष्मान, नो मैम। देखो अगर मैम आप देखो मेरी बात सुनो. मैम ये नाइट चार्ज इलेक्ट्रोफाइल स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। ओके फाइन, वेट. चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे. अब देखो आपके पास जो है व्हेन वी स्टडी, हमारे पास केमिस्ट्री में दो टाइप के चार्जेस आते हैं. एक आता है प्लस, एक आता है माइनस. प्लस चार्ज कब आता है? व्हेन द प्लस चार्ज कम्स, When an electron is loosed. इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है. एंड द माइनस चार्ज कम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग गेन. अब आप क्या कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनको आप इलेक्ट्रोफाइल्स कह रहे हो, isn't it? When a species has lost the electron, मतलब उसके पास कमी हो गई ना इलेक्ट्रॉन की. yes or no? मैम उसने लॉस तो इस वजह से किया था कि उसके पास ऑक्टेट पूरा हो जाए। what I said, do not mix the inorganic and organic. अभी आपकी रिएक्शंस हो रही हैं. उसने लॉस्ट क्यों किया हमें ये नहीं देखना, हमें ये पता है कि उसने लॉस किया है जिसकी वजह से उसके पास प्लस चार्ज आ गया है. गॉट द पॉइंट? यस मैम। अब when it is lost, it means that it has become deficient in the electron. जब ये deficient हो गया तो what you are going to call it as a charged electrophile. Got the concept? यस मैम। Now it is clear to everyone. अब इस केस में I gave you the Yes, ma'am. three exceptionals I मुझे gave. समझ नहीं आया कि आपने रेड से लिखा है ना ये. अच्छा रेड से जो लिखा है, ओके. ये इसलिए समझ में नहीं आया ना क्योंकि पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी. देखो अमोनिया जो होता है, अमोनिया इज हैविंग द 3 हाइड्रोजन्स. ओके,
ये आपका अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 5, इजंट इट? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो मुझे। टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? एटॉमिक नंबर बताओ। 7 अब पटेल। 2 1s 2 1s2 1s2 2s 2p 5 1s2 2s2 2p3। ओके, अब देखो 2p3 जब भी लाइक यू हैव मिस द हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, जब भी कोई भी एटम हाइब्रिड होता है मींस वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फॉर दैट क्या होता है दैट दे कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट। व्हेन दे वांट टू कम टू द एक्साइटेड स्टेट तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जंप होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है व्हेन दे आर गोइंग टू जंप, तो वो जंप होके किसके पास जाएंगे? 3s के पास। 3s के पास भी जंप होके अगर जाएंगे तो 3p के पास जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू हैव द d ऑर्बिटल, बिकॉज यहाँ पे d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता ना। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। हम पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। हाँ तो वो 3, अरे 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा भी बच्चे तो p में ही तो आएंगे ना। हाँ डी के पास थोड़ी आएंगे। अब तो ये डी पे 3 का भेजने ही क्यों है? क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वी से कि कोई भी एटम तभी एक्सपैंड होता है जब उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, लेकिन यहाँ पे तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्सपैंड। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं सकता है तो इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कैसे कह सकते हो? यू कैन नॉट से इट इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? ओके मैम। समझ में नहीं आया है? एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लेना और फिर यस पूछ मैम, लेना अच्छे दोबारा। से आ गया। ओके। आईपी की ज्वाइन करनी है। हाँ हाँ, आई एम ऑल्सो ओवरिंग द क्लास नाउ। Tomorrow we will discuss further